हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह आज आपके सामने डिस्कस करेंगे एक टॉपिक एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। कक्षा 11 का टॉपिक है। काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट्स आती है कि सर आप कक्षा 11 के टॉपिक्स कम डालते हो। ऐसी बात नहीं बच्चों, क्योंकि कक्षा 11 बेस है, ऑब्वियसली बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसलिए जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं मैं उसे ज़्यादा अपलोड करता हूँ। फिर भी आज मैं एटम्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एटम्स मतलब परमाणु। देखो, पहली बात तो आप एटम पहले ही चैप्टर में आता आपके केमिस्ट्री के कक्षा 11 के सिलेबस में, तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर आपके याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान उनके याद होने चाहिए। ठीक है। परमाणु या एटम होती क्या है? एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मतलब परमाणु एक बहुत छोटा जो है कण होता है। आपकी सभी चीजें जो आप आसपास देखते हैं वो सभी कहीं जो है कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बनती हैं। और ये सभी, कोई भी ऐसा पार्टिकल्स, कोई भी स्मॉलेस्ट ऐसा पार्टिकल जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, then they are called atoms। मतलब ऐसे परमाणु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हो वो सभी क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक जो है आवर्त सारणी के आधार पर व्याख्या की जाती है। इसमें एक वर्ड आता है परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास। उसको कैसे निकालते हैं? देखो, एक बात बताएं आपसे बच्चों, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान की जब भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो डेफिनेशन में इसकी जो है 12C ऐसा करके कुछ आता है, 12C6 कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन के सापेक्ष, कार्बन के रिलेटिव में जो है इस डेफिनेशन को देते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन atom of element upon 1/12 into 12C, sorry, mass of 1/12C atom। इस तरह से देते हैं। ठीक है ना। हिंदी वाले के लिए बता दूं, परमाणु द्रव्यमान बराबर किसी एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 into 12C परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। अब हमारे पास कंफ्यूजन ये होती है कि सर ये परमाणु द्रव्यमान में ये सब क्या मतलब है इसका? ठीक है। देखो, परमाणु भार कह दो या परमाणु द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है। किसी भी चीज का जो वेट हम निकालते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। आपको मान लो मार्केट में जाना है और आपको 1 किलो सेब लेकर आने, 1 kg सेब, 1 kg एप्पल। अब 1 kg क्या है? 1 kg आपके देखेंगे लोहे का एक बाट देखेंगे उसके पास तराजू में रखा हुआ। कभी आप सोच के देखो, कभी पहले वो वजन कहां से आया होगा? माना होगा ऐसा, एक ऐसी यूनिट मानी होगी कि इतने वजन का जो है एक बाट रहा होगा, फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सभी ने उसी वजन के रूप में मान लिया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जब हमें किसी परमाणु के द्रव्यमान, सन 1961 की बात है, 1961 की बात है, पुरानी बात है। आज के जमाने में अगर ये सब होता तो आज के जमाने में बहुत आगे है साइंस, काफी सारे इक्विपमेंट हैं, काफी सारे उपकरण हैं जिनसे इनका मास निकल सकता है, लेकिन उस जमाने में ये सब सुविधा नहीं थी। तो उस जमाने के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या सोचा कि किसी भी चीज का जो मास हमें निकालना है, किसी भी एटम का, उसको किसी स्टैंडर्ड एटम के रिलेटिव में निकालना पड़ेगा। ठीक है। मतलब किसी भी परमाणु का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो उसका द्रव्यमान निकालने के लिए कोई मानक परमाणु लेना पड़ेगा जो अपनी कंडीशन को फॉलो करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। मान लो हमें क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना है, तो देखो क्लास में बच्चों मॉनिटर बनाने के लिए उस बच्चे को देखा जाएगा जिसकी उपस्थिति अच्छी हो क्लास के अंदर, जो ज्यादा शोर ना करता हो और जो बिल्कुल भी शांत ना बैठता हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत बैठा है तो उससे तो कोई बच्चा चुप होगा ही नहीं क्लास के अंदर। और तीसरी बात, जो अपना आप में जो है उसके भाई बहन ना हो, मतलब उसके समस्थानिक ना हो, उसके आइसोटॉप्स ना हो। अब तो खैर कार्बन के 3 आइसोटॉप्स देखे जाते हैं, लेकिन उस जमाने में आइसोटॉप्स नहीं थे कार्बन के, इसीलिए
ये सारी कंडीशन, कार्बन की एबोडेंस भी अच्छी है नेचर में, प्रकृति अच्छी है उसकी। दूसरी बात, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है कि ऐसा खुला छोड़ दो तो वो आग लगती फिर रही है उसमें, और ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल अनरिएक्टिव है कि वो कुछ रिएक्शन करेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे कार्बन को इसकी स्टैंडर्ड रूप में माना गया और वहां से इसकी डेफिनेशन को जो है डेवलप किया गया, ठीक है। इसके आधार पर इसका जो एटॉमिक मास का जो मात्रक है वो आपका आता है AMU के रूप में, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, समझ रहे नहीं। अब तो खैर इसे खाली U के रूप में लिखते हैं, यूनिफाइड मास, है ना। तो अब तो खाली U के रूप में लिखा जाता है, लेकिन पहले जो है स्टैंडर्ड रूप में इसका मात्रक क्या हुआ करता था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके आधार पर जो है एटॉमिक मास को यूनिट के रूप में लिखते थे। दूसरी बात देखो बच्चों, इसमें फॉर्मूला है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। इसमें आता है ग्राम परमाणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम एटम, ठीक है। तो ग्राम एटम बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। मतलब किसी भी परमाणु का अगर आपको ग्राम परमाणु निकालना है तो ग्राम परमाणु बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे उस परमाणु का द्रव्यमान, मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। उसके आधार पर काफी सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं। इसके आधार पर एक फॉर्मूला और बन जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू Na। Na होता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो मतलब एक मोल में कितने परमाणु होते हैं उसे एवोगैड्रो के द्वारा देखा जाता है। तो इसका मतलब Na का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप इतनी बात याद रखेंगे इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में मैं फिर इसे एक्सप्लेन और बताऊंगा कि परमाणु क्या है। परमाणु एक सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, सब एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसकी जनरल सी डेफिनेशन है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु को जो है डिनोट करने के लिए हम जो है उसके क्रमांक का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, तो वो उसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु मास या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले के आधार पर बनाई जाती है। डेफिनेशन नीचे लिख के आ रही है, आप इसे पढ़ लेंगे। दूसरी बात, जो इसका परमाणु द्रव्यमान है उसमें कार्बन को मीजर क्या है, मैंने आपको बता दिया। कार्बन यहाँ पर एक एज ए कैप्टन है। कैप्टन का मतलब इसकी कंडीशन बहुत स्टैंडर्ड है, ये नेचर में अच्छा पाया जाता है, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, इतना कम भी रिएक्टिव नहीं है, समझ रहे नहीं। उस टाइम पे इसके आइसोटॉप्स भी नहीं थे, तो इसलिए इसे जो है एक मानक के रूप में लिया गया, जिसके आधार पर जो है एटॉमिक मास सभी परमाणुओं का निकाला गया। देखो किसी भी चीज का जब अगर हम भार निकालते हैं तो किसी के रिलेटिव में ही निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब आप मार्केट में जाओगे आलू लेने तो आलू वाला कैसे तोलेगा, एक आपके पास तराजू होगा, उधर एक तरफ क्या रखेगा बाट और एक तरफ रखेगा आलू, वो बराबर बराबर दोनों तोला, तो एक दूसरे के रिलेटिव मास है, समझ रहे नहीं। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई चीज है कि ले भाई भरा ले 1 किलो हो गया, ऐसा नहीं, वो आपको तोल के देगा, आपस में रिलेटिव करके देगा उसको, समझ रहे नहीं। तो हम जब भी, और वहां पर स्टैंडर्ड क्या है, लोहे का बाट, वो बाप के लिए मानक है। तो ऐसी मेरे लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन। तो कार्बन के आधार पर जो है एटॉमिक मास को हमने एज ए स्टैंडर्ड रूप में जो है इसे माना और इसके आधार पर इसे बनाया गया, ठीक है ना। बाकी 2 फॉर्मूले आते हैं, ग्राम परमाणु के आधार पर और नंबर ऑफ परमाणु के आधार पर, इन्हें आप याद कर लेंगे। Na क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या। अगले लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे, अगर समय होगा तो जरूर बनाऊंगा वीडियो में। धन्यवाद।